आप सभी का पुनः स्वागत है और हम अपेक्षा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ हैं और धीरे धीरे जो है आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अब आरंभ हो रही हैं, तो हमारे जो वीडियोस हैं आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज हम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात भी की जाती है। हमने एक वीडियो आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर किया था, तो अब हमने आपसे कहा था कि जो हरित क्रांति का जब हमने 1960s के अंदर 65-68 के अंदर जब इसको हम करके लागू किया था, तब उसके दीर्घकालिक जो नकारात्मक प्रभाव थे उस टाइम तक हमें पता नहीं था। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे हमने एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्टिलाइजर्स यूज़ लिए या वाटर का ओवर एक्सप्लोरेशन किया, अतिदोहन किया, तो उसके कारण जो नकारात्मक प्रभाव हमारे जो क्रॉप्स पे या हमारी क्षेत्र विशेष की जो जैव विविधता है उसके ऊपर, जो सॉइल की जो क्वालिटी है उसके ऊपर, और केमिकल और फर्टिलाइजर्स के कारण जो वाटर की जो क्वालिटी है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो एम.एस. स्वामीनाथन ने भी जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की 90s के अंदर बात की, बाद में एक तरह से एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की। तो वो एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो होता है वो एक तरह से एक सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम एग्रीकल्चर के अंदर जो बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं उनके उपयोग को ये ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, ना कि जो केमिकल और जो फर्टिलाइजर्स जो हम ले रहे हैं उनके ऊपर ये उनको हतोत्साहित करने की बात करता है। तो जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ही ये होता है कि एग्रीकल्चर करते समय वहाँ पर उपलब्ध जो जैव विविधता है उसका ह्रास नहीं हो, मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको बराबर बनाए रखे, और साथ ही उसमें जो मृदा अपरदन होता है उसको भी हम रोक सकें। जो वाटर के अंदर जो पोल्यूशन होता है, जो ग्राउंड वाटर जो है उसका जो एक्सप्लोरेशन जो होता है जो उसको रोक सकें, और इस तरह की एग्रीकल्चर करें जिससे कि दीर्घकालिक रूप से हम एग्रीकल्चर को सस्टेन कर सकें, भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम ध्यान रख सकें। तो पोषणीय जो कृषि है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसी से जुड़ी हुई है। और अगर हम यहाँ देखें तो ये हमने अर्थ की बात की। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक तरह से सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर होती है या पोषणीय जो कृषि होती है उसके अंदर हम ध्यान रख सकते हैं, किस तरह से हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एक फसल विविधीकरण की बात करते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, और विशेषकर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मानसूनी क्लाइमेट मिलती है, जहाँ पर वर्षा की जो अनसर्टेनिटी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी स्थितियाँ देखने को मिलती है, वहाँ पर कृषि जो विविधीकरण है वो एक तरह से जो एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देता है, क्योंकि एक साथ अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं उनको बोया जाता है और उनकी जो पानी की जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होती हैं, उनका जो काटने का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। इसके कारण होता ये है कि एक तो जो सॉइल इरोजन होता है उसको रोका जा सकता है, जो सॉइल की जो उर्वरकता होती है उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ इस तरह की जो फसल हैं उनका भी उपयोग लेते हैं, जो कि जो सॉइल है उसके अंदर जो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है उसको बढ़ाने वाली होती है। तो धीरे धीरे एक तरह से जो उत्पादन जो होता है वो इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंदर बढ़ता है, और साथ ही जो एक मानसूनी क्लाइमेट के अंदर जो अस्थिरता रहती है उस दृष्टिकोण से कृषक को अधिक नुकसान होने से भी ये बचाता है। तो एक तरह से फसल रोटेशन की भी बात कर सकते हैं, फसल विविधीकरण की बात कर सकते हैं। जैविक रूप से हम जब जो दालें हैं या उनका जो अन्य फसलों के साथ उगाते हैं तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो बात होती है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। एक तरह से जो मिश्रित जो मिक्स्ड फार्मिंग जो है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। जैव विविधता की बात जब हम करते हैं तो जो बहुत सारी वैसे हम कहते हैं कि जो खरपतवार जो होती है वो फसल के लिए नुकसान करती है, लेकिन उस खरपतवार के अंदर भी कुछ इस तरह के जो क्रॉप्स जो होती हैं या इस तरह के प्लांट्स होते हैं
जो भूमि की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उसकी उर्वरकता को बढ़ाते हैं। तो जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो जैव विविधता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि हम जब एग्रीकल्चर के अंदर विभिन्न तरह के जो केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स यूज लेते हैं तो उसके कारण जो विभिन्न जो जैव विविधता को प्रोत्साहित करने वाले जो जीव जंतु हैं या छोटे जो वनस्पति है वो भी उसके साथ नष्ट हो जाती है। तो यहाँ जैव विविधता के पोषण को या उसको बचाए रखने के ऊपर भी जो सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर होती है उसके अंदर ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट अगर उसकी बात करें तो जो समन्वित पोषक प्रबंधन जो कार्य जो किए जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर। अब यहाँ जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको रोकने की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जैविक जो खाद है, बायो जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, चाहे वो हरी पत्तियों के रूप में हो या जो विभिन्न जो फसल जो होते हैं उनका जो अपशिष्ट बचा हुआ रह जाता है उसके रूप में रह सकते हैं। केचुए से बनी हुई जो है खाद होती है उसको हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। तो ये सब समन्वित पोषक प्रबंधन के अंतर्गत सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ाने में जैविक खाद, हरी पत्ती और फसल जो अवशिष्ट होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनके द्वारा न केवल भूमि की उर्वरकता को बनाए रख सकते हैं, साथ ही उसकी उत्पादकता जो है वो मेंटेन रहती है, सोइल की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है और उसकी जो नमी धारण करने की जो क्षमताएं हैं भूमि की वो इस तरह के जो बायो फर्टिलाइजर्स या इनके द्वारा जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के जो समन्वित जो प्रबंधनीय काम है, समन्वित कीटनाशक प्रबंधन में किस तरह की जो क्रॉप्स हैं उनको प्रोत्साहित करें जो कीट प्रतिरोधी होती है, जिनके ऊपर कीटों का प्रभाव नहीं होता है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम बीटी कॉटन की बात करें तो उसके ऊपर जो एक तरह की वो कीटरोधी किस्म है जो कीटों का जो प्रभाव है उसके ऊपर नहीं पड़ता। तो यहाँ जहाँ जो कृषक जो है जो पूरी तरह एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर उनको कीट रोधी किस्में उपलब्ध कराएं तो विभिन्न कीटों के द्वारा जो फसलों के अंदर जो रोग लगते हैं वो उनको रोका जा सकता है। कीटों के द्वारा किससे किस्मों को प्रतिरोधक क्षमता पैदा की जा सकते हैं। तो एक तरह से ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए कीट रोधी जो किस्में होती बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैविक कीटनाशकों की हम बात करें, जैसे नीम को एज ए कीटनाशक हम प्रयोग करते हैं, तो ये जो है प्रयास जो है कीटनाशकों के प्रबंध के संदर्भ में जो सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर जो होती है उसको प्रमोट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आता है आपके वाटर मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है जब फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की थी तो वहाँ जो भी हमने सीड्स यूज लिए थे उसके लिए पानी की आवश्यकताएं ज़्यादा थी और उसके कारण जो ग्राउंड वाटर टेबल था, ओवर एक्सप्लोरेशन, जो पानी का अतिदोहन हुआ, उसका नकारात्मक दीर्घकालिक रूप से प्रभाव पड़ा। तो अब यहाँ जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, चाहे हम एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जल प्रबंधन जो है बहुत महत्वपूर्ण कारक है और इसके लिए जो सरकार है वर्तमान में भी चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे वो अटल भारत योजना हो, अटल जल मिशन हो, ये सब जो चीज़ें हैं पोषणीय जल प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम कोशिश ये करते हैं कि वाटर मैनेजमेंट के अंदर उसका मैक्सिमाइज यूज लें और ग्राउंड वाटर रिचार्ज की जो टेक्निक्स हैं उसको हम प्रमोट करें। जैसे हमने पूर्व की वीडियो में भी कहा कि गांव का पानी गांव में या खेत का पानी खेत में, तो ये जो टेक्निक्स हैं बहुत महत्वपूर्ण है और ड्राई फार्मिंग को प्रोत्साहित करने की बात जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर कही जाती है। इस तरह की जो क्रॉप्स हैं जो कम पानी में उपलब्ध उत्पादन दे सके या वो एक तरह से जो अधिक तापमान और नमी की कमी की स्थिति के अंदर भी अपने को सस्टेन बनाए रखें, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। या एक तरह से जो ड्रॉट प्रोन एरिया जो होते हैं, वर्षा आधारित जो फसलें हैं, वहाँ पर जो शुष्क कृषि जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। और भूमि के अंदर नमी के प्रबंधन की बात जब हमने की थी तो ड्राई फार्मिंग के ऊपर जब आपको वीडियो शेयर किया था तो हमने आपसे ये कहा था कि आजकल चाहे जो ड्रॉप इरिगेशन के साथ साथ वहाँ जो गली के अंदर या गलियाँ बनाकर जब हम क्रॉप्स को डेवलप करते हैं वहाँ पन्नी के द्वारा उसको कवर कर देते हैं,
तो वो जो चीज़ें हैं वो नमी प्रबंधन के काम आती हैं, शेड्स को डेवलपमेंट कर देते हैं। जो कमांड क्षेत्र जो होते हैं, कमांड चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पर जो वाटर हार्वेस्टिंग है, जो वर्षा जो जल है उसको अगर हम कंजर्व करेंगे तो जो वाटर मैनेजमेंट है वो बेहतर रूप से हो जाएगा। साथ ही जो वाटर शेड के साथ साथ जो छोटे जो डैम्स हैं, जो कम कोस्ट के अंदर और स्थानीय जो पानी की अवेलेबिलिटी है या पानी का जो वहाँ का एक पर्टिकुलर जो ड्रेनेज पैटर्न जो होता है उसके अकॉर्डिंग छोटे जो डैम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। साथ ही उसके द्वारा जो ज़मीन के अंदर जो पानी का जो इन्फिल्ट्रेशन जो होता है उसको बढ़ाया जा सकता है। नमी जो पानी का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होगा और उसके कारण ज़मीन के अंदर नमी की मात्रा बढ़ेगी। तो नो डाउट जो आपका एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है या एग्रीकल्चर की जो बेहतर जो प्रोडक्टिविटी है वो हम अचीव कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली जो हम एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात जो MS स्वामीनाथन करते हैं उसी से जुड़ी हुई है। किस तरह से हम एग्रीकल्चर को पर्यावरण जो है फ्रेंडली बना सके, किस तरह से हम मृदा का जो ह्रास हो रहा है, मृदा की उर्वरकता या उत्पादकता ह्रास हो रहा है उसको रोका जा सके। साथ ही जो मानसूनी जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन जहाँ मिलती है वहाँ पानी की अनुपलब्धता की स्थिति में भी जो ड्रॉट प्रोन एरियाज जो होते हैं और जो शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कम पानी के अंदर भी क्रॉप्स को हम डेवलप कर सकें। और एग्रीकल्चर के अंदर जो इन्वॉल्व जो कृषक हैं उनकी जो इनकम है उसको हम बेहतर बना सकें। ये सब जो उद्देश्य जो होते हैं वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर शामिल किए जाते हैं। धन्यवाद।